जब तक तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे ऐसी पाप लगेगा। चलो आगे है बड़ी, ऐसे करते रहना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ एसी लिखें जब। एसी इज दैट करंट विच, हाँ ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या हो गया? ये यूनिट है दूसरी, 4 यूनिट खत्म हो गई हैं आपकी, 5वीं करवा रहा हूँ शुरू। टोटल कितनी है? पता नहीं 10 है 12 कितनी, तुम्हें बताओ। 12वीं में तुम हो, मैं थोड़ी हूँ। 10 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नहीं यूनिट्स आ रही हैं। सिर्फ एक कम्युनिकेशन वाली पूरी करनी हुई है, बाकी मैं तो पढ़ा नहीं कर रहा, चैप्टर देख लेना, मैं सारे करवाऊंगा। मैं तो पोटेंशियोमीटर भी कर पाऊंगा, जो छुड़वाया मैंने, एक बार निकलना दो सिलेबस पूरा। AC is that current which varies continuously with time and reverses periodically. Which reverses periodically. नहीं, which varies continuously with time and reverses periodically. Sorry. Which varies continuously with time and reverses periodically. दोनों ग्राफ किसके हैं? ऊपर वाला साइन का ग्राफ है, नीचे वाला कॉस का ग्राफ। बनाइए। आपके घर में कौन सी वाली एसी आती है? सिनुसॉइडल एसी करंट, साइन वेव की तरह। ये उस करंट का मैक्सिमम वैल्यू है और हम इसको डिनोट करेंगे आई नॉट से। ये दूसरी डायरेक्शन में उसका मैक्सिमम वैल्यू है। इस चैप्टर में मैं तो साइन वेव ही लेके चलूंगा, कॉस से नहीं कराऊंगा, साइन से ही कराऊंगा। इधर की तरफ क्या हो गया? करंट कह लो या वोल्टेज कह लो। इधर की तरफ क्या आ गया? टाइम। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल बन जाती है। आपके घर में कितने हर्ट्ज की एसी आती है? 50 हर्ट्ज की एसी आपके घर में आती है ना? 50 हर्ट्ज की एसी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का एसी आपके घर में आती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये तो एक साइकिल बनी ना, ऐसी 50 साइकिल बनेगी 1 सेकेंड में। ऐसी 50 साइकिल बनेगी 1 सेकेंड में। इतना अब देखो, आप वैसे ही सोचो, इस तरह का करंट आपके बल्ब में आया हुआ है। करंट बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है, 0 हो गया। फिर करंट दूसरी साइड बढ़ रहा है, फिर करंट 0 हो गया। क्या आपको ऐसे लगता है बल्ब आपका बार बार ऐसे हो रहा है? क्यों नहीं लगता? लगातार बहुत तेज हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत तेज हो रहा है। लेकिन क्या होता था जिससे परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता था? 1/16 ऑफ ए सेकेंड परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं उसको। समझाना जरा क्या होता है। हाँ, अगर 2 पिक्चर्स हमारे सामने हैं, एक पिक्चर को डिस्प्ले किया और दूसरी पिक्चर को डिस्प्ले किया, अगर इन दोनों पिक्चर्स के बीच में कम से कम इतना सेकेंड का फासला नहीं है, तो हमारा दिमाग इन दोनों पिक्चर्स को मिला देगा। जैसे आपने एक बोर्ड लिया, लटका दिया, कोई गत्ता ले लिया, इसके ऊपर इधर आपने फोटो बना दी कबूतर की और इधर बना दी पिंजरे की, और उसको आपने इतना तेज घुमाया कि दोनों पिक्चर्स आपकी 1/16 सेकेंड से कम समय में आपकी आंखों के सामने से बदल रही हैं। दिमाग क्या करेगा? उन दोनों को मिक्सअप कर देगा और आपको ऐसा लगेगा कि वो जो पैरेट या बर्ड जो भी बना हुआ है वो पिंजरे के अंदर बैठा। परसिस्टेंस ऑफ विजन, इसका हमने पहले भी एग्जांपल लिया था। ये जो वीडियो आप देखते हो, वीडियो अब जैसे ये वीडियो बन रहा है, ये वीडियो क्या होता है? वीडियो लगातार पिक्चर्स खींची जा रही हैं। इतना तो जानते हो, फोटो खींचते हो तो कुछ MB की आती है और वीडियो बनाओगे तो GB में आ रही है। तो वीडियो क्या हो रहा है?
आपकी लगातार ये आपका कैमरा जो है धड़ाधड़ फोटो खींचे जा रहा है, और इस टाइम से कहीं कम टाइम में उन सभी पिक्चर्स को एक साथ डिस्प्ले कर देता है। तो आप 24 पिक्चर्स आपके जो भी है वो लगातार 1 सेकंड आपको इससे भी कम समय में आपके सामने वो पिक्चर्स आती हैं। अगर हाथ ऊपर उठाया जा रहा है तो एक फोटो यहाँ खींचेगी, एक 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 यहाँ खींचेगी, और ये 10-20 फोटो जो खींची लगातार आपके सामने डिस्प्ले हो गई, तो आपको क्या लगा? ये हाथ ऐसे मूव कर गई, थी तो पिक्चर थी लेकिन वीडियो बन गया उसका, है ना? तो वो आपके ऐसे ही आपका परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है। दो आवाजें आपके कान पे अगर 1/10 सेकेंड से कम समय में पहुंच जाए तो आप सब मिक्स कर बैठोगे, आपका दिमाग कुछ अलग करके नहीं सुन पाएगा, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि आपने दो चीजें आवाज। जैसे आप कई बार कहता भी था, जो वो कैसेट प्लेयर आता था ना, कैसेट प्लेयर आता था गाने सुनने वाला, उसमें उसको प्ले करने के साथ उसको फॉरवर्ड का बटन दबा दो, कैसी हो ऐसी हो जाती है। पता नहीं तुम लोगों ने कैसेट सुनी है कि नहीं सुनी? नहीं सुनी? सुनिए, हमारे पापा की शादी की कैसेट रखी होगी कहीं ना कहीं, वो देखते हो? कुछ गाने की अच्छा चलो जो भी, अब तो कैसेट प्लेयर खत्म हो गए, वो मैग्नेटिक टेप आया करती थी पहले, उसमें यूज होता था, वो सब जो चीज़ें खत्म हो गई, अब तो केवल सीडीज आ गई, सारी की सारी बेकार हो गई। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये सवाल का जवाब यहाँ से मिलेगा हमें कि हमें लाइट फ्लिकर करती हुई क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि ये जो बदलाव हो रहे हैं ना, ये इतना तेज हो रहे हैं। तो आप सोचो ना, एक साइकिल ये बनी, एक साइकिल में यहाँ भी 0 दिख रहा है, यहाँ भी 0 दिख रहा है, यहाँ भी 0 दिख रहा है। 0 शुरू करूँ तो अगर इतनी बार 0 हुआ, एक बार में एक साइकिल में 3 बार 0 दिखाई दे रहा है आपको। अगर मेरे पास अगर ये इतनी बार 0 हो रहा है तो लाइट ऐसे 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 करनी चाहिए थी, लेकिन एक से हमारे घर में कितनी एसी आती है? 50 ऐसी 50 एसी, 50 साइकिल बनेगी। 50 साइकिल का मतलब 100 बार करंट 0 होएगा, समझ लो बात? 100 बार करंट 0 होएगा। ये तो चलो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, होगा कि नहीं होगा? अगर इतनी बार होगा, मैक्सिमम कितनी बार आएगा? 1 बार, 2 बार आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर 50 हर्ट्ज है तो आपको पता नहीं लगता। अगर इसको बहुत ऐसे हाई फाई कैमरे से देखा जाए, जिसका ये जो टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा है, वो ऐसे ऐसे करके दिखा देगा कि लाइट ऐसे ऐसे हो रही है, हमें नहीं पता। ठीक है, ये बना लिया, ये बना लिया। हाँ, बनाने दोनों है, क्योंकि ये दोनों ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एसी को रिप्रेजेंट। क्या कह रहे हो? सिनुसॉइडल साइन वेव की फॉर्म, साइन वेव की फॉर्म। इसकी इक्वेशन बनेगी I = I0 sin ओमेगा t, और इसकी इक्वेशन बनेगी I = I0 cos। दोनों एक ही बात है। इक्वेशन याद है लास्ट ईयर वाली? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इसको आगे लिखता हूँ। अगर लास्ट ईयर का थोड़ा बहुत याद है तो आप देखें, आप इक्वेशन पढ़ते थे, लास्ट चैप्टर कौन सा था भाई? वेव्स एंड ऑसिलेशंस। उसमें आप ऑसिलेटरी वेव, ऑसिलेशन का इक्वेशन लिखते थे, SHM का इक्वेशन लिखते थे, y = A sin ओमेगा t। मैं याद दिला देता हूँ, कोई बात नहीं कहता। A का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यहाँ से मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? I0 तक। तो ये इसका हुआ एम्पलीट्यूड, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। ये करंट कौन सा हुआ? करंट एट एनी इंस्टेंट t। मान लो मैंने यहां पर t टाइम ले लिया, टाइम बढ़ता जा रहा है और टाइम यहां आ गया। इस समय जो करंट की वैल्यू है, इसे मैं बोल रहा हूँ आई। ये कहीं भी हो सकती है, पूरी साइकिल में कहीं भी ली जा सकती है। ये आप यहाँ भी ले सकते हो, ये आप यहाँ भी ले सकते हो, जहाँ आपको जरूरत है। इसमें टाइम के बाद बात कर रहा है, ठीक है? y = A sin ओमेगा t। y क्या है? सिंपल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t। A क्या है? एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको यहाँ पर।
कैपिटल टी क्या है? एक साइकिल को बनाने में जितना समय लगा उसे हम बोलते हैं टी। छोटा टी क्या होगा? कोई भी टाइम। लेकिन कैपिटल टी क्या होगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक वेव को बनाने में जितना समय लगा उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, कैपिटल टी को। तो जब एक वेव आपके पास बनी उसमें जितना टाइम लगा कैपिटल टी लगा, तो कैपिटल टी यूज करें। लिखते जाइएगा, सब चीज छोड़िएगा नहीं, कोई भी चीज। ये भी लिख लीजिएगा साथ साथ। I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के नीचे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई 1 बाई टी किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी। तो न्यू क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, जिसके हम इतनी देर से जिक्र कर रहे हैं कि आपके घर में 50 हर्ट्ज का एसी आता है। और 50 हर्ट्ज के एसी का मतलब 50 साइकिल पर सेकंड। बताओ नहीं बना करो। मोबाइल है किसी बस चेक करना फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन यूएसए है 60 हर्ट्ज पक्का? तो फिर तो वहां से चुरा दे पंखा लाइन तो चल जाएगा। क्यों? कितने वोल्ट पे काम करता है? वोल्टेज चेक करना फिर, फ्रीक्वेंसी के साथ वोल्टेज भी चेक करना। वोल्टेज तो बढ़ा घटा लेते हटा दो। कितना? 120 volt and 60 hertz. 124 एंड 120 volt. 120 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज। और हमारे यहाँ कितनी आती है? 220 वोल्ट। ठीक। आपने ग्राफ देखा था किस किस के बीच में था? मैंने लिखा था मिट गया। ई और करंट या वोल्टेज, ये करंट या वोल्टेज वेरीज बाय टाइम। तो अगर करंट की इक्वेशन ऐसी बनेगी तो वोल्टेज की इक्वेशन ऐसी बनेगी, कोई फर्क नहीं है। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। बाकी सब चीजें वैसे ही जैसे बैक करना है। परसों जो वो मीटर दिखा रहा था मैं उसमें, उस मीटर में वो V के नीचे कुछ लिखा हुआ था ना, ऐसे करके क्या लिखा हुआ था? हाँ बस बस ये AC का सिंबल होता है। अगर ये सीधा होता तो ये DC के लिए होता, डायरेक्ट करंट के लिए। डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलता है? सेल से, बैटरी से। ये डायरेक्ट करंट आता है, ये डायरेक्ट करंट है। ये हमारे घर में जो आ रहा है ये वेरिएबल करंट है। सर उसमें आई जो मार्क किया है ये जो मार्क कर रहा है ये I इज इंस्टेंटेनियस करंट, करंट एट एनी इंस्टेंट। जब आपको निकालना है करंट एट एनी इंस्टेंट, तो हमने कोई टाइम t ले लिया। जब यहाँ से टाइम कितना था? 0। फिर टाइम बढ़ता गया। आप मान लो मेरे से आप कहते हो यहाँ कितना टाइम है, यहाँ कितना करंट है, तो आप मैं कहता हूँ ये रखता है। ये करंट का क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है ना। ये करंट का क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। यहाँ करंट इतना, ये और बढ़ गया, ये मैक्सिमम हो गया, फिर करंट कम हो गया, फिर करंट कम हो गया, ऐसे। होगा तो ये दूसरी डायरेक्शन हो, ये दूसरी डायरेक्शन में करंट है। आगे चलिए। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, आर्टिकल है नया। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स में ये पहली लाइन सब में आएगी। एसी आपके पास या तो
आप ईएमएफ दोगे E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा। आगे ले क्या निकाल रहे हैं यार, देखो मीन वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, मीन वैल्यू यहाँ देखना जरा, कोई वैल्यू का हिसाब ही नहीं है, बढ़ रही है मैक्सिमम, घट रही है, फिर दूसरी डायरेक्शन में प्लस हो गई, फिर माइनस हो गई, तो मीन वैल्यू कैसे निकालोगे? क्या लगता है मीन वैल्यू कितनी आने वाली है? मीन वैल्यू कितनी आने वाली है? कुछ अंदाजा लगता है? जितना करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में आया उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इसका जो एवरेज निकलेगा और इसका एवरेज निकलेगा, जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो जब भी हम मीन वैल्यू निकालेंगे ना, आधी साइकिल की ही निकाल पाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, मीन वैल्यू किस लिए निकाली है? अगर इसमें आप देखो तो इसमें क्या हो रहा है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इधर को भागते हैं, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए फिर इधर को भागते हैं, फिर इधर को भागते हैं, फिर इधर को भागते हैं, तो ये तो इधर को जाएंगे और इधर को जाएंगे, तो देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ करंट। ऐसा तो हो ही नहीं रहा ना कुछ भी, इलेक्ट्रॉन इधर को भागते हैं, फिर इधर को भागते हैं, फिर इधर को भागते हैं, फिर इधर को भागते हैं, यही हो रहा है ना इसके अंदर। अगर आप पिछले वाले में देखें तो ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, करंट की एक डायरेक्शन आई, इलेक्ट्रॉन से एक तरफ रहे, फिर इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले, एक बार इधर को भागे, एक बार इधर को भागे, तो नेट फ्लो ऑफ करंट तो कुछ रहा ही। नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना रहा? 0। अगर 0 रहा तो इसका मतलब अगर मैं एक साइकिल के लिए इसकी वैल्यू निकालूंगा 0 आएगी, प्रूव करूंगा अभी, इसकी वैल्यू एक साइकिल के लिए 0 आएगी। इसलिए एवरेज हम केवल कौन सी साइकिल के लिए निकालेंगे? एक आधी साइकिल के लिए निकालेंगे, बजाय पूरी साइकिल निकालने के लिए एवरेज हम आधी साइकिल का निकालते हैं। एवरेज कैसे निकलता है? मान लो ये वैल्यू 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 10, ये 15, फिर कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। जितनी वैल्यू ली सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यू आपने ली, एवरेज ऐसे निकलता है ना। बस हम यहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे, और तो कुछ नहीं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आ रही। दोबारा देखो, let I equals to I naught sin omega t. Therefore, charge flown in time t. Therefore, charge flown in time dt. ये कहाँ से आया? करंट का फॉर्मूला 10वीं क्लास में पढ़ते थे ना। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट, बस ये वहीं से उठाया, चार्ज फ्लोन इन टाइम dt। जल्दी लिखो, आगे लिखो, चार्ज फ्लोन इन फर्स्ट हाफ साइकिल, charge flown in first half cycle. इसमें ज्यादा से ज्यादा एक और चेंज करो, इंटीग्रेशन कर ली, कुछ नहीं करा मैंने, ओमेगा की जगह सिर्फ 2/t लिखा। ओह अच्छा, साइन 2/t इंटू, ठीक है। इंटीग्रेशन सीखी हुई ना, इंटीग्रेट करना जान देखें क्या आता है। करो, जल्दी करो।
आप बताओ क्या करें? साइन ओमेगा टी। ये टी है। इसमें कंफ्यूजन किस लिए होती है? तो मैं तो जादूगर थोड़ी उड़ा दूंगा चीजों को। ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो स्मॉल टी तो वही रहेगा जहाँ है, वो थोड़ी रखा है मैंने, ओमेगा की जगह डाला है 2 पाई बाई टी। वैसे किसी में बायोलॉजी भी है क्या? वेरी गुड, मैथ्स के साथ बायोलॉजी भी तो है। अच्छा तुम्हारे पास ये है, उसके तुम्हारे पास तो इसमें नहीं है, नहीं ना? आपके लिए इतना बहुत मैथ्स वाले से मारते रहेंगे। हम लिख देंगे ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट दिस। वैसे तो सभी के लिए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। इंटीग्रेट कर पा रहे हो? साइन का क्या आएगा? माइनस कॉस, और स्मॉल टी की जगह रख देना, लिमिट रख देना बाद। चलो घर पे कर लेना, 2i0 बाय पाई, ऐसा है, इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप लिख दीजिएगा ऑन सॉल्विंग दिस आई गेट दिस। डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बोर्ड के हिसाब से तो होती है, लेकिन आपको रिजल्ट चाहिए फिलहाल। देखो दोबारा से एक एक लाइन दोबारा से चला। ये हमारे पास AC की करंट की वैल्यू आ गई। आई इक्वल, थोड़ा सा इधर आएगा तो पीछे नहीं जाना पड़ेगा मेरे को, इधर आएगा। आई इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। टाइम को इधर ले गए तो करंट हो गया, चार्ज हो गया, करंट इनटू। तो हमने कहा ये कौन सा करंट चार्ज है जो थोड़े से टाइम dt में फ्लो कर रहा है? ये कौन सा चार्ज है जो थोड़े से टाइम dt में फ्लो कर रहा है? तो dq हो गया I इंटू डी, और I की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा के हमने ये डाला। पहले यहां तक हाँ करोगे तो चलता हूँ, चलो आगे। पीयूष कुमार दोबारा ये फॉर्मूला देखते हो करंट चार्ज का? करंट इनटू टाइम क्या देता है? चार्ज। तो करंट इनटू टाइम क्या देता है? चार्ज। ये कौन सा चार्ज है जो थोड़े से टाइम dt में फ्लो कर गया? तो हमने इसलिए छोटा चार्ज dq ले लिया और इसको छोटा सा टाइम dt, I0 की वैल्यू डाल दिया। ये क्या है? वो चार्ज जो आधी साइकिल में फ्लो कर गया। आधी साइकिल में, पूरी लूंगा तो फिर वही बात आएगी, जीरो आ जाएगी, लेकिन फिलहाल जो चार्ज आधी साइकिल में फ्लो कर गया, तो हमने टाइम की वैल्यू क्या ले ली? 0 से लेकर t बाई वैल्यू डाल, और ओमेगा की जगह सिर्फ हमने 2 पाई बाई टी लिखा है यहाँ तक, इसके अलावा हमने कुछ नहीं कर दिया। ये क्या हो गया? ये वो चार्ज है जो आधी साइकिल में फ्लो कर गया, आधी साइकिल में फ्लो कर गया, ये वो चार्ज। अब अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या निकाल रहे हो? क्या निकाल रहे हो? चार्ज निकाल रहे हो, सॉरी करंट निकाल रहे हो ना। करंट क्या होता है? चार्ज दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम। कितना चार्ज फ्लो कर गया आपकी आधी साइकिल में? कितना चार्ज फ्लो कर गया? कितने टाइम में फ्लो कर गया? आधे टाइम में, t/2 में। तो मैंने इसको क्या करा? t/2 से मैंने इसको सॉल्व नहीं करा, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैंने इसको सॉल्व नहीं करा है। इस पूरे को, ये क्या था? ये वो चार्ज है जो आधी साइकिल में फ्लो कर गया। ये क्या है? ये जो आधी साइकिल में फ्लो कर गया, मैंने क्या करा? इसको आधे टाइम से डिवाइड कर दिया। तो टोटल चार्ज को टाइम से डिवाइड करोगे तो चार्ज अपॉन टाइम क्या देता है? ये कौन सी वैल्यू निकल आएगी? मीन वैल्यू। यहाँ लिखने का ढंग और कुछ नहीं था, तो मैंने इसे लिख दिया इसको क्लियर रंग से, अदरवाइज ये हमारा। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 2i0 अपॉन पाई। इसको याद रख लेना, भूलना नहीं। अब बॉक्स बना के लिख दो आई मीन, लेकिन क्या? कब? ओवर हाफ साइकिल, बिल्कुल ठीक। t/2 कितना आया? 2i0 बाय। समीर को समझ में नहीं आ रहा, पूछ लेकिन क्या नहीं आ रहा। ये तो चमत्कार तुम बताओ, इंटीग्रेशन तुम सीख लो, मैं तो मुझे तो आता नहीं। इंटीग्रेशन करके देखो कैसा है। अभी चालू ही इंटीग्रेशन है? अभी चालू ही चालू भी है, कोई 10 दिन बाद पूछ लूँ।
10 दिन बाद पूछ लूँ, ठीक है। देखो एक बात समझो, आप इसको इंटीग्रेशन क्वेश्चन समझ के सॉल्व करो ना, कि इंटीग्रेशन करना है मुझे इसका। कहीं समस्या आती है तो फिर पूछो, अभी मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन हो जाए तो और 10 दिन बाद देख लेते कितना तोप चला लो, उसके बाद तो कर लोगे, फिर देख लो। मैंने भी छोड़ दिया, मुझे भी नहीं आता ऐसे। क्यों भाई सभी, मुझे भी नहीं आता, बाद में कर लेंगे, हटा दूँ, रह गया क्या, बोल दे यार। चलिए, तो हमने आई मीन निकाला ओवर हाफ साइकिल, ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल, तो कितना आया? जब मैं आई मीन निकालूंगा ना ओवर नेक्स्ट हाफ साइकिल, तो वो वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं इनको ऐड कर लूं तो आई मीन ओवर वन कंप्लीट साइकिल, राइट, ठीक है, वन कंप्लीट साइकिल विल बी, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे, अगर करने का किसी मूड का ना, तो इसमें जो वो इंटीग्रेशन आएगी ना आपकी, उसकी लिमिट क्या होगी? तभी आएगा माइनस का साइन t/2 से। इसमें आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया तो कौन क्या लिमिट रखी थी? 0 से t/2। अब की बात क्या लोगे? t/2 से t, बाकी की बची आधी साइकिल के लिए, ठीक है। हालांकि डेरिवेशन में कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें कि आप इसको पूरा सॉल्व करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा और सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये था वो चार्ज जो आधी साइकिल में फ्लो कर गया, और आधे टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी आधे साइकिल की एवरेज निकल आएगी। आधे साइकिल की एवरेज निकल आएगी, वो कितनी आई है? 2I0/5। बस हमें यही याद है, पूरी साइकिल की 0 आने में। क्या कह रहे हो? लिख रहे हो? एक छोटा सा नोट डाल दो। Whenever we have to find average value of AC, whenever we have to find average value of AC, we always find it for first half cycle. We always find it for first half cycle. ठीक है जी। और इसी पेज पर लिख लो, सिमिलरली अगर मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज निकालनी है, सेम आएगा, कुछ बदलाव नहीं है। 2E0/π, 2E0/π, सेम बिल्कुल, कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम। साइन की इक्वेशन तो इसकी भी ऐसी बनेगी ना। अब समस्या ये है, जब पिछले साल तक हम करंट निकाल रहे थे, आपके घर में पानी का मीटर जो मैंने बताया था, पानी के मीटर में से पानी का मीटर कहाँ लगाया जाता है? ये मेन लाइन है, यहाँ मीटर लगा देते हैं, पानी आगे चला जाता है। सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं ना, तो पानी जब यहाँ से जाएगा तो इसमें वो जो गियर्स लगे रहते हैं वो घूमते रहते हैं, रीडिंग चलती रहती है। ऐसे होता है पानी के मीटर में, ऐसे होता है। पानी के मीटर में कभी देखना, यहाँ पर गियर्स से लगे रहते हैं, छोटे छोटे से गियर्स होते हैं, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो पानी को काउंट करता रहता है कितना पानी आपने आपके घर में चला है।
ये एम मीटर है एक तरह से। ये वायर हो गया, वायर में आपने एम मीटर लगा दिया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी में से होकर निकले। एक छोटे बच्चों की तरह अगर समझाऊं तो करंट कैसे निकालते हो, कितना चार्ज पर सेकेंड एक एरिया में से निकल गया। जैसे मान लो मैं वायर बना देता हूँ, ये वायर आ गया, अब मैंने यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, इसमें से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आर पार हो गए, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया, उसे क्या बोलता हूँ। लेकिन अब तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा कि इधर को भागते हैं फिर इधर को भाग जाते हैं। अब अगर मुझे एसी को मेजर करना हो तो एसी को मेजर कैसे करूँ। अब इलेक्ट्रॉन तो ऐसा हो नहीं पा रहा मेरे से कि भाई इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन्स की नेट डायरेक्शन होकर इधर को ही जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इधर को जाते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर जाते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। तो फिर कैसे काउंट करूं। पिछली बार तो डीसी को कैलकुलेट करना बड़ा आसान था, है ना। डीसी को कैलकुलेट आसान क्यों था, कितना चार्ज एक सेकंड में फ्लो कर गया वो मैं निकाल लेता था। मान लो यहाँ से यहाँ तक कुछ 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए एक सेकंड मान लिया, तो हमें पता लग गया इतना चार्ज फ्लो कर गया, टाइम से डिवाइड कर दिया, हमारा करंट आ गया। अब क्या करूँ, एसी कैसे निकाल, क्योंकि पिछली बार तो डायरेक्शन तो पंगा ही नहीं था ना। आप करंट इधर से चला दो या करंट इधर से चला दो, करंट तो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करेंगे ही करेंगे। तो आप उन्हें काउंट कर लेना, पर सेकंड से डिवाइड कर देना, आपका आंसर निकल। ठीक है, अब क्या करो, एसी को मेजर करने का क्या तरीका है। एसी को मेजर करने का फिर मेरे पास एक तरीका बचा, एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढता हूं जो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करती, जो इलेक्ट्रॉन्स किधर को जा रहे हैं इस पर डिपेंड ही नहीं करती है। हम एक ऐसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है वो, अब इलेक्ट्रॉन इधर जाएं, यूं करें, कुछ भी करते रहो उसके अंदर, अगर इलेक्ट्रॉन्स हिल रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसका मतलब कोलिजन्स हो रहे होंगे, एटम से टकरा रहा होगा बार बार इलेक्ट्रॉन जाते हुए, चाहे इधर को जाए चाहे इधर को जाए, इलेक्ट्रॉन बार बार टकरा रहा होगा, टकराएगा तो क्या होगा, तार गर्म होगा, हीट पैदा होगी। हम उस हीट को कैलकुलेट कर लेंगे, उस हीट से हमें अंदाजा हो जाएगा कितना एसी फ्लो कर रहा है। थोड़ा सा लिखो, नेक्स्ट पेज पर लिखना है, नेक्स्ट 2-3 लाइन छोड़ दो। टू मेजर एसी